मैंने आपको न्यूट्रोफिल वगैरह ये सारा बता दिया। अच्छा, आप पेज नंबर 5 पे देखें, आरबीसी डिक्रीज विद एनीमिया, खून की एन, ये जो एनीमिया इमिया कहते हैं पर्टेनिंग टू द ब्लड, मतलब कि ब्लड के मुतलका जब भी कोई चीज़ आती है वो इमिया लगाते हैं। एन लगा हुआ है, आप देखेंगे किसी भी वॉवल लफ्ज़ से पहले हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं, एन लगाते हैं, ई से पहले एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब है नो, नथिंग, नॉट। किसी भी मेडिकल टर्म से पहले ए लगा हो या एन लगा हो तो उसका मतलब है कि ये चीज़ जो है वो नहीं है, ठीक है। अनीमिया, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स लिख दें तो ग्रैनुलोसाइट्स है ही नहीं, ठीक है। थैलासीमिया, ए थैलासीमिया, थैलासीमिया नहीं है। लुकीमिया, ए लुकीमिया, लुकीमिया नहीं है। इट मीन के सम टाइम वो लिखा होता है उन्होंने कि ये पैथोलॉजी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर बाद प्रोफेसर लिख देते हैं ए पहले लिख के आगे वो टर्म लिख देते हैं, हम समझते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी कोई है, हालांकि वो होती नहीं, या वो बीमारी नहीं होती। उन्होंने कहा यार ये इसकी मुझे नहीं समझ आ रही है, एन लिख दिया। इसी तरह एनीमिया जो है इसको हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ खून की कमी है, ये बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इसमें हो सकता है न्यूट्रिशन कम हो सकता है एंजाइटी से कम हो सकता है पेशेंट को कोई चोट लगी उस वजह से होगी हो, इंजरी कोई हो सकती है डीप। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ईमिया जो हो जाता है, एनीमिया जब होता है तो उसका इट मीन के जो खून की कमी है किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, उसके इंडिकेशंस कहीं और से आ रहे हैं, सिर्फ वो खून की कमी है। एनीमिया, हम हीमोग्लोबिन को लेके कहते हैं इसको खून की कमी है तो अब इसको ना वो न्यूट्रिशन देना शुरू कर देते हैं। नहीं, न्यूट्रिशन उसको खुद ही ठीक हो जाएंगे जब आप एन को ठीक कर लें, एन, और एन जब ठीक हो जाएगा ईमिया तो खुद ही ठीक हो जाना, वो बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज विद एनीमिया, इंक्रीज विद टू मैनी मेड एंड विद फ्लूइड लॉस ड्यू टू डायरिया, डिहाइड्रेशन, मतलब कि ऐसी डिजीज जिनमें डिहाइड्रेशन होती है उनके अंदर भी खून की आरबीसी जो है वो कम हो जाते हैं। आगे है हीमोग्लोबिन, मिरर आरबीसी रिजल्ट। हीमोग्लोबिन जो है वो आपके आरबीसी का एक शीशा है, मतलब कि आपके अगर आरबीसी बढ़ रहे हैं तो एचबी भी बढ़ रही है, अगर एचबी कम हो रही है तो उसके लिए। और आगे देखें एचसीटी, वो भी मिरर है इसी का। तो ये तीनों टेस्ट आपस में इसलिए होते हैं कि एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे टेस्ट ठीक है, पैरामीटर्स ठीक हैं। अगर उसकी आरबीसी कम है तो एचबी भी कम होगी, एचसीटी भी कम होगा। अगर एचसीटी कम है, एचबी भी कम होगी, आरबीसी भी कम होगी। तो तीनों टेस्ट एक सीक्वेंस में चलते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि आरबीसी जो है वो आपके 17 लाख आ रहे हो और आपकी एचबी जो है वो 6-7 ग्राम आ रही हो, ऐसा नहीं होगा। ये एक सीक्वेंस में बढ़ेंगे और उसी सीक्वेंस में कम आएंगे। तो इसके बाद है एमसीवी, मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और जो फ्लैट डिजीज होती है डेफिशिएंसीज, एज लाइक ये डेफिशिएंसीज ऐसी होती हैं न्यूट्रिशन वगैरह, तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या विटामिन B12 की कमी से एमसीवी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज तब होता है जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाए या थैलासीमिया हो जाए। तो ये दो डिजीज जो है वो एमसीवी को इंडिकेट करती है कि अगर आपका एमसीवी ज़्यादा आ रहा है तो विटामिन B12 जो है वो आपका इंक्रीज है, या फिर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उस वजह से आपका एमसीवी ज़्यादा है। डिक्रीज होगा तो उसमें आयरन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या फिर थैलासीमिया हो सकता है, थैलासीमिया में एमसीवी लो होगा। एमसीएच, ये जो है वो एमसीवी का मिरर है। हम एमसीवी करवाते हैं साथ एमसीएच इसलिए करवाते हैं आया कि हमारा जो एमसीवी वो ठीक है या गलत है। तो ये दोनों टेस्ट जो है इसलिए होते हैं, एमसीवी और एमसीएच। अगर एमसीवी बड़ा है तो एमसीएच भी लो होगा, बड़ा होगा। अगर एमसीएच लो है तो एमसीवी बड़ा होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे बात बता दूँ, ये जो सीक्वेंस कब टूटेगा, ये सीक्वेंस तब टूटेगा जब डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल हो। कैंसर, गैंग्रीन और ऐसी जो डिजीज जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं उनमें ये सीक्वेंस जो है वो टूट जाता है इन सेल का। ये आपस में ना कम या ज्यादा में हमें समझ नहीं आ रही होती, वहाँ पे आरबीसी ज्यादा होंगे,
HB जो है लो होगी, HCT भी लो होगी। तो ये इट मीन कि हमारी मेटाबॉलिक डिजीज है, ना कि कोई लेबोरेटरी प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपके जो इंडिकेशन है वो अगर मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ जा रहे हैं तो फिर इन सेल्स के अंदर सीक्वेंस जो है वो टूट सकता है, अदरवाइज नहीं टूटता। MCHC ये जो है ये टेस्ट आपका जो है ना वो HB और हीमोग्लोबिन को इंडिकेट करता है, उसी हिसाब से डिक्रीज और इंक्रीज होता है, और इसी तरह ये आपका करता है। RDW ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं RDW रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। देखिए एक अल्लाह ताला ने एक नेचर में चीज़ें हैं, अगर यहाँ बरगद का दरख्त है उसके नीचे कोई दरख्त जो है ना वो नहीं बढ़ते, साया है, इसीलिए हमारा जो एक सेल है वो सिर्फ अपनी एक मखसूस जगह पे एक मतलब एक एरिया में ही होता है। अगर उसके ऊपर कोई दूसरा सेल ओवरलैप कर जाए, दूसरा सेल ओवरलैप कर जाएगा तो वो जो सेल है उसको हम कहेंगे RDW इंक्रीज हो जाना। अगर वो वाया बढ़ जाए सेल का आपस में तो हम कहेंगे RDW का मतलब कि वो जो है ना वो कम हो गया। तो जब सेल जो है वो क्लम्पिंग हो जाए RBC की, फर्स्ट क्या बंदे ने कोई जहर ले लिया, कोई टॉक्सिन लिया है, कोई खुराक ले लिया है, या उसको जहर दे दिया गया है, उसके ब्लड के अंदर जब टॉक्सिन आएगी, कोई भी टॉक्सिन हो सकती है, तो आपका RDW जो है वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। एज लाइक अगर सांप काट ले तो हमारा RDW बढ़ जाएगा। सांप के काटने से होता है क्लम्पिंग हो जाती है, ब्लड क्लम्प हो जाता है, उसके अंदर क्लॉटिंग आनी शुरू होती है। क्लॉटिंग है तो RDW एकदम शूट कर जाएगा। अगर क्लॉटिंग नहीं आ रही, अब एस्प्रिन ले रहे हैं या कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं तो आप जो है आपका RDW कम हो जाएगा, RBC जो है वो आपकी विड्थ बढ़ाते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे एक दूसरे। तो ये RDW है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो डिजीज है वो टॉक्सिन से है, किसी से अक्यूट है और क्लम्पिंग हो रही है, या फिर हमारी जो क्लम्पिंग नहीं हो रही, सेल जो है वो कम हो रहे हैं और उनका वाया बढ़ रहा है। इट मीन हमारी जो डिजीज है वो किसी ड्रग की वजह से हो सकता है वो एस्प्रिन बहुत खाता हो। तो ये मेरे पास कोई एक हफ्ता पहले केस था, तो मैंने उसका जब ये करवाया तो RDW जो थे वो बहुत कम थे और थ्रोम्बोसाइट्स ठीक थे, बाकी चीज़ें ठीक थी। मैंने जब पूरा केस लिया तो मुझे ये पता चला कि जब भी हेडेक होती है वो तो एस्प्रिन खाता है, एस्प्रिन की गोली लाजमी खाता है। वो कहता है ये तो मैं दिन में 5-5 खा जाता हूँ। मैंने उसकी वो टेबलेट बंद कर दी, और टेबलेट बंद कर जैसे मैंने वो मेडिसिन बंद की तो जो उसके आइट्रोजेनिक सिम्टम थे वो सारे के सारे 2-3 हफ्ते में ठीक हो, विदाउट किसी मेडिसिन के, सिर्फ प्लाज्मा दी। तो मेरा पेशेंट प्लाज्मा से इसलिए ठीक हुआ कि मैं इसको समझ गया था कि ये अब्यूजिंग ऑफ एस्प्रिन है, तो मैं इसको एस्प्रिन बंद कर दूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, उस साथ हेडेक होती थी, हेडेक की जो सारी सिम्टम्स थी वो जब मैंने वो सारा केस लिया तो मेरी उसकी मेडिसिन थी, जिल्सिमियम के सिम्टम थे, वो जस्ट उसी से वो क्लियर हो गया बाद में। तो अब वो पेशेंट मेरा प्लास्को पे चल रहा है। आगे प्लेटलेट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो होते हैं ये क्लम्पिंग में किसी भी डिजीज में बढ़ते हैं, और MPV जो है ये जो है आपके प्लेटलेट्स को इंडिकेट करता है। अब ये आगे देखें, ये लिखा हुआ है वेरी विद प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, वेरी मुकाबला करना, एक दूसरे से मुकाबला जैसा, विद प्लेटलेट्स के साथ प्रोडक्शन उसकी पैदा होना। तो ये MPV प्लेटलेट्स की वजह से यंग प्लेटलेट्स आर लार्जर दैन ओल्ड वन, के जब ये छोटे होते हैं तो वो बड़े होते हैं और फिर आस्ते से इनका साइज जो है वो कम हो जाता है। और ये हम 2 तरह से लैब में चेक करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर जो होती है स्लाइड से, या फिर इसका वो चैम्बर के अंदर। जो स्लाइड मेथड है वो सिर्फ पैथोलॉजिस्ट या जिन लोगों ने इसके मतलब किया था वही करते हैं। ये प्लेटलेट्स जो बिल्कुल छोटा सा होता है स्लाइड के अंदर नज़र आता है, और ये प्लेटलेट्स का फंक्शन का पता है कि ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, कहीं कट लग जाए तो ये जमा होना शुरू होते हैं। अगर किसी पेशेंट का MPV लो है
तो उसके जो प्लेटलेट्स है तब भी जो है ना वो क्लॉटिंग नहीं होती, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से। तो सम टाइम हम कहते हैं कि इसका BT CT जो है वो करवाएं, वो सारे नॉर्मल होते हैं, APTT नॉर्मल होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन MPV जो है वहाँ आके जो इंडिकेट नहीं कर रहा होता, तो MPV जो है इसको भी आप माइंड में रखें। और इसकी जो प्रोडक्शन हो सकता है वो MPV अगर लो हो गया, प्लेटलेट्स वक्ती तौर पर तो आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और प्लेटलेट से एक और भी इशू होता है कि क्योंकि क्लम्पिंग हो जाती है आपस में, और सम टाइम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने वाले होते हैं, वो हो सकता है ब्लड के साथ कुछ एक गुच्छा ही आ गया हो, एक क्लॉट आ गया हो प्लेटलेट का, और जब वो उसकी स्मेयर बनाते हैं और टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। यहाँ हो सकता है वो ब्लड सही मिक्स ना हुआ हो, उसको तो मिक्स नहीं हुआ तभी प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा देते हैं या लो दे देते हैं। तो इस वजह से भी वो यहाँ पर जो है ना ये दो चीज़ें भी हमें ख्याल में रखनी हो सकता है, ये लैब का एरर है या हमारा क्लिनिकल एरर है। तो ये चीज़ें जो है ना एरर को भी आपने साथ में मिला के जो है ना वो करना है। तो ये थी आज की हमारी CBC टेस्ट और एक छोटा सा पैथोलॉजी का टिप्स कि पाइलोपैथोलॉजी जो है वो क्या होती है और हमने कौन सी पैथोलॉजी देखी। तो थैंक यू। अल्लाह जो बहुत अच्छा, इससे पहले मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि इंजीनियर पढ़ाई जो डॉक्टर साहब ने आज बताया, नायर साहब ने भी डॉक्टर क्लास ये तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कि सबसे पहले मैं अखलाक रहीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इन जैसे बेहतरीन टीचर मिले हैं। अल्लाह करे कि हमें इनसे बहुत फ़ायदा मिल जाए। मैं आज बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ कि इंशाल्लाह मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा, और वहाँ पे मैं तकरीबन 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बेटी का सिंगल डिलीवरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ और कर रहा था कि मेरे सिलेक्शन में कुछ बेहतरी आनी चाहिए। मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल डोज और सिंगल डिलीवरी कर रहा हूँ इन 16 साल में, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। तो उस इत्मीनान को अपने इंस्ट्रक्टर्स को इत्मीनान के दर्जे तक ले जाने के लिए मैंने अखलाक रहीम साहब को चुना है, और मैं मुतमईन हूँ। आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ तो मैं काफ़ी कुछ सीख जाऊँगा इंशाल्लाह। तो तमाम माँ बाप का शुक्रिया और साथ कराम जो जिन्होंने आज हमें लेक्चर दिया और अपनी कीमती आरा से नवाजा। सर आधा मिनट मैं सिर्फ ना आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। असल में ये आपकी क्लास बन गई है, इसकी शक्ल बन गई है और आपका कोरम पूरा ही है। तो यहाँ पर जो होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है या कोई भी ऐसी चीज़, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों के ताउन की ज़रूरत है, और मैंने उनसे मशवरा तो नहीं किया दोस्तों से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे मायूस भी नहीं करेंगे जो मैं करने लगा। वहाँ हमने एकेडमी का एक ढांचा बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पर आपके रावलपिंडी में मैं आपकी एक एग्जेक्टिव बॉडी नॉमिनेट कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से। मुझे पता है कि कोई इस पे एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर हैं और आपका लिंक बनेंगे दरमियान में। तो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर यहाँ संजीव होम्योपैथिक मेडिकल एकेडमी के डॉक्टर कैसर साहब होंगे। कैसर साहब, डॉक्टर साहब जी सर। डॉक्टर कैसर साहब हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे, और ये ख़ुसूसन मेल्स में जो मेल लोग हैं उनके कांटेक्ट में, उनको करने में, या कोर्स के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको या कोई लेक्चर के बारे में, तो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये मतलब हमारे दरमियान एक ब्रिज का काम करेंगे, ठीक है। और विमेंस को जो है वो डील करने के लिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इनकी मिसेस जो हैं नूर कैसर, वो हमारे असिस्टेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगी इसमें, इस हमारे सारे एकेडमी के प्रोसेस में। और डॉक्टर एजाज साहब जो है वो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन होंगे यहाँ रावलपिंडी में। ये
इनको मैं इनकी जिम्मेदारियाँ ये होंगी कि ये लोगों को कुछ एवेल्यूएट करेंगे, समझेंगे, फिर उनको बेसिक क्लास में बिठाना है या इसमें बिठाना है, ये चीज़ें ये किया करेंगे कि हमने ना पैसा ही कमाना सारा मकसद नहीं है, क्वालिटी के डॉक्टर प्रोड्यूस करना हमारा मकसद है। तो वो मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ में जो असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन के लिए मैंने जो नाम रखा है वो डॉक्टर एहतिशाम साहब का है। तो मतलब ये आप सभी लोग मेरे मतलब राइट हैंड हैं। मतलब ये इन्होंने मुझे कहा कोई था, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने ये खुद किया कि कुछ आपको यहाँ पर कोई लिंक्स दिए जाएं कि आप इन लिंक्स के थ्रू मुझसे बात कर सकें, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, एक्टिविटीज़ हैं, कुछ चाहिए आपको तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो फिर जो है हमारे पास जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो कैसर भाई अकेले हैं, इनके साथ देने के लिए हमने एक बंदा ज़बरदस्ती पकड़ लिया है। तो सिनर्जी एकेडमी के रावलपिंडी में जो ऑर्गेनाइज़र होंगे वो डॉक्टर वकार भुट्टा साहब होंगे। तो ये हम बाकायदा इनको अनाउंस भी कर देंगे उस पर सारी चीज़ों को। मैं आप सबके दोस्तों ने बड़े अच्छे व्यूज़ दिए हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत के बगैर मैं तन्हा हूँ, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो आप दोस्त इस टीम को यहाँ पर लेके चलेंगे, मतलब इनको ऐसे ही समझना है जैसे आप डॉक्टर इखलाक को समझते हैं, ये आपके लिए ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको, ठीक है डॉक्टर साहब, हमने डॉक्टर साहब तो थैंक यू। डॉक्टर साहब से मेरी के जो है उनसे बात हो जाएगी। अच्छा, मुख्तसर सी बात, एक दोस्त ने कहा कि टाइम हम इसका 2 साल का काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं 12 लेक्चर कर देता हूँ, लेकिन वो नुकसान आपको, वो नुकसान ये है कि 300 स्पीशीज़ हैं स्नेक की, ये कितने एलिमेंट्स हैं और 34 फैमिलीज हैं प्लांट की, हर फैमिली में 10-10, 12-12, 6-6 दवाएं हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हम इसको 1 साल में कैसे करेंगे। वेरी फ्रैंक, सर राजन सरकार ने इसको जो है वो 2.5 साल में करवाते हैं। और ये जो आज आपने ये लेक्चर लिया ना, ये वाला, आप यकीन माने कि ये लेक्चर जो है ना मैंने एक पेपर पे दे दिया आपको, वरना ये सर राजन सरकार ने 6 महीने में ख़त्म कराया। ये वाला इसको 6 माह लगे हैं। ये उनका लेक्चर नहीं, हमने इसको भी बनाया है, इसको हमने चीज़ों को तैयार किया आपके लिए आसान कर, सिंपलीफाइड, ठीक है ना। ये मेरा भाई काम नहीं हो सकता, 24 मंथ जो है ना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने वो जो बड़ी ब्यूटीफुल बात की कि हमारी जो लैंग्वेज है बहुत कमज़ोर है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेहतर होनी चाहिए। इसमें आप भी कोशिश करें, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, और वो जो भी आपके वसाइल हैं उसमें रहते हुए काम करें। आपको देख के लोग ना रश करें, ना कि वो ये कहें यार ये कौन से किस जाहिल बंदे से मरा पाला पड़े, ठीक है, ये चीज़। और दूसरी डॉक्टर साहब ने जो बात की, इन डॉक्टर साहब ने वही बात जो मैंने आपसे शुरू में की कि मुख्तलिफ लोगों को सुनना बंद करें। वही बात, जब आप डिफरेंट बहुत सारे नॉइजेस सुनते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ सुने, एक बंदे को वक्त दे दें, मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, रैंडम लेक्चर नहीं, कोर्स करवा रहा हूँ। आप मुझे 24 लेक्चर लेने के बाद फिर डिसाइड कर लें कि आपने किसके पास जाके पढ़ना है, नो प्रॉब्लम। पहले एक चीज़ को ख़त्म करना। तो ये है, बाकी मैं आपका ममनून हूँ, आपने जिस एतमाद का मुझ पे वो किया है, ट्रस्ट इजहार किया उसका, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना मुझे इस पर पूरा भी उतरने की तौफीक दे, कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमसे काम लेती है। तो मैं तो
मतलब जो है ना हुए ही कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो अल्लाह ने काम लेना है, और आप दोस्त जो है ना वो मेरे जो है ना वो हम एक ही लेवल में हैं, सोच के एक ही लेवल में शायद इसलिए इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये करें, मेहनत करें, और मेरी तरफ से जो भी हो सका आपके लिए मैं आपके साथ वो कर, मतलब जो है ना मतलब वो चीज़ें वो मतलब जो बेहतरीन नॉलेज है इसका सेंसेशन मैटर का वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो अब रेपर्टरी पे हमारा क्या भला रहता था मेरे ख्याल में जो साथी लेट आए थे सर। अच्छा और दूसरी बात ये है कि मेरा आपसे एक मशवरा ही है, हुक्म नहीं है, मशवरा ये है कि जैसे हमने एक टीम बना के आपको दी है ना यहाँ पर, तो डॉक्टर इजाज़ साहब अगर ये थोड़ी सी इसमें वो तकलीफ करें तो कोई एक दिन मेरे अलावा भी दिए हुए लेक्चर को दोबारा सब डिस्कस करें। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि स्टडीज़ इंडिविजुअल नहीं होती, किताबें मंगवा लें पढ़ते रहें भले कुछ कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एक कदम नहीं बढ़ा सकती। स्टडीज़ होती हैं ग्रुप्स के अंदर, और जितने भी लोग डेवलप हुए हैं वो ग्रुप्स के अंदर हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब के अपने व्यूज़, मेरे अपने व्यूज़, इनके अपने व्यूज़, तो इन चीज़ों को डिस्कशन में कोई ऐसा दिन जो आपका कोई मुमकिन हो सके आधा घंटा कोई भी डिस्कशन के लिए, तो वो इस तरह से ना चीज़ें करने की कोशिश करें कि पिंडी में आपका एक डिस्कशन ग्रुप हो। अच्छा, जो हमारा मंथली लेक्चर होगा वो हर